जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू पीपल आर फाइन। वेलकम इन द ट्रिपल ए क्लास। अच्छा बेटा, अब जो है हम इस वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस ट्रिपल ए। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपके पास में ट्रिपल ए के हिसाब से ये आपको जरा चीजें बता दूं कि ये क्या देखें, एडवांस्ड ऑडिट एंड एश्योरेंस ट्रिपल ए। अच्छा, इस ट्रिपल ए में क्या चीज है? ट्रिपल ए पढ़ने के लिए कुछ बच्चे ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास डबल ए पढ़ना बहुत जरूरी है, F8, जो कि ऑब्वियसली है, बिल्कुल है। डबल ए के बगैर आप काम कैसे कर सकते हो? लेकिन जब आप डबल ए पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपके पास F3 और F7 लेवल की जो है वो अकाउंटिंग एग्जामिन होती थी, मोस्टली F3 लेवल की। लेकिन ट्रिपल ए लेवल पर जाहिर सी बात है आपको ऑडिट तो पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ एसबीआर भी पढ़ा होना चाहिए, दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। आपके पास जो एसबीआर है, क्योंकि ट्रिपल ए के अंदर जो आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा किस किस किस्म के सवालात है ट्रिपल ए के अंदर और क्या क्या इसमें जो है ना वो चीजें पूछी जाती है। तो मैं आपको ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रिपल ए पढ़ने के लिए जो आपके पास प्री रिक्विजिट है वो डबल ए तो है ही, लेकिन साथ साथ एसबीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पास केस स्टडीज आएंगी जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे वो आपके पास एसबीआर लेवल के होंगे। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, यहां पर तो आपके पास IAS 19 नहीं था ना, यहाँ पर आपके पास IAS 19 है। अब ट्रिपल ए के अंदर ये वाला केस आ जाएगा, यहाँ पर तो आपके पास नहीं आएगा। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एसबीआर लेवल के थे उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑडिट किसका होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए आपको उस लेवल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आना जरूरी है। ठीक है, उस लेवल की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आना आपके पास जो है ना वो जरूरी है इसमें। अच्छा जी, अब आपके पास ये आ गया जी एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। एक चीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली है कि प्री रिक्विजिट डबल ए के साथ साथ क्या है आपके पास बेटा? ये एसबीआर। नाउ लेट्स मूव ऑन, एग्जाम फोकस के ऊपर आते हैं। एग्जाम फोकस में बेटा क्या लिखा हुआ है? 3 घंटे का आपका पेपर है जो कि नॉर्मली होता है, और कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट एन इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इंटीग्रेटेड नॉलेज यानी कि एक एक केस स्टडी के अंदर डिफरेंट चीजें भी आ सकती हैं। जैसा भी आगे चलते हैं मैं आपको बताता हूँ। कितनी दफा ऐसा है कि एक केस स्टडी है, उसके अंदर ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, एथिक्स भी आ गया, और आपके पास जनरल डिस्कशन भी आ गई। समझ रहे बात? यानी कि एक केस स्टडी के अंदर 2-3 अलग अलग टॉपिक्स भी आपके पास एग्जामिन हो गए। तो आपके पास जो है ना इंटीग्रेटेड नॉलेज जो है वो आपके पास एक्सपेक्टेड है। यानी कि एक सिनेरियो के अंदर बच्चों, आपके पास एक सिनेरियो के अंदर डिफरेंट चीजें आ सकती हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो जो आपके पास एक क्वेश्चन था। अब खैर एनीवेज वो क्वेश्चन की नोयत तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो उसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट आपके पास इंटीग्रेटेड नॉलेज जो है ना वो होना बहुत जरूरी है, हर किस्म की। एथिक्स है आपके पास, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसमें आपके पास ऑडिट स्टैंडर्ड्स है, ये तमाम चीजें। फिर लिखा हुआ है आपके पास नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अलोंग विद द ऑडिटिंग स्किल्स। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैं फिर बोल देता हूँ बेटा, एट एसबीआर लेवल। ठीक है, एसबीआर लेवल के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपके पास नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सर हम तो एसबीआर भूल चुके होंगे, कुछ बच्चों ने एसबीआर पास किया होगा, कुछ ने अभी अटेम्प्ट दी होगी, वट जो भी है। अब आपका काम किया, जरा सुने। जो भी आप इस सेशन में ऑडिट ये ट्रिपल ए का पेपर दे रहे हैं, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, व्हाट यू आर सपोज टू डू। आपने करना ये है, और सिंपल है, कोई ज्यादा मैं आपको लंबी चौड़ी जो है ना वो ट्रिक नहीं दूंगा। सिंपल है, आपने करना क्या है, आप अपना एसबीआर का रजिस्टर खोले और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ना ऐसे हल्का फुल्का सा रिवाइज कर ले, एक समरी भेज दे। या तो एक एसबीआर की जो समरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वो मैं भी आप लोगों को जो है ना वो आपको मिल जाएगी इसमें अटैच्ड, या तो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, या आपके एलएमएस में जो है ना वो अटैच हुई भी मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, उसमें होगा क्या कि अगर आपने जैसे भी जिस भी पैटर्न से आपने एसबीआई पढ़ा था, जैसे मैं आपको सपोज करता हूँ कि आज का दिन आपने, या जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं, आपने बोला आज मैंने IAS 19 और IFRS 2 रिवाइज करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको एक हल्की समरी के तौर पर आप देखिए, दो चीजें हैं। आप एसबीआर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, मेरे इस अल्फाज को जरा गौर से सुनना। आप एसबीआर को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिक चीजें आनी चाहिए, समरी वगैरह आपके पास पता होनी चाहिए। ठीक है, समरी वगैरह जितने भी आपके पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं। बेटा आपको ये बात पता है या नहीं पता कि प्रोफेशनल मॉड्यूल के अंदर, इस प्रोफेशनल के अंदर आपके पास 100 मार्क्स का जो पेपर है वो तो है ही है। जैसे आपके पास जो 80 मार्क्स हैं, आपके पास जो 80 मार्क्स हैं वो पता है किस चीज के? आपके पास 80 मार्क्स हैं वो आपके पास है टेक्निकल नॉलेज के। 80 मार्क्स है बेटा आपके पास किस चीज के बेटा? टेक्निकल नॉलेज के आपके पास 80 मार्क्स है, और 20 मार्क्स जो है वो आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स के हैं। ठीक है, अब जिनको इसके बारे में नहीं पता मैं अपने तौर पे बता देता हूँ। 20 मार्क्स आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स के, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ये 20 नंबर अलग से एग्जामिन नहीं होते, ये 20 नंबर इसके साथ ही मिलकर एग्जामिन होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर टेक्निकल स्किल्स भी है, यानी कि आपके पास ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह, साथ ही साथ आपके पास 20 इसमें क्या है बेटा, प्रोफेशनल मार्क्स मौजूद है। अब ये जो 20 प्रोफेशनल स्किल्स है, देखो अल्फाज पे गौर, ये स्किल लिखा हुआ है कि ये आपके पास 4 किस्म की स्किल्स है जिसके आपके पास 20 नंबर दिए। अब हमारे ट्रिपल ए में ये किस तरीके से एग्जामिन होंगे, आई एम नॉट श्योर आप लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है या नहीं है, लेकिन मैं इसको किसी ना किसी क्लास में डिस्कस करूंगा एक सर्टेन टाइम के ऊपर, कि जिसमें वो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, एसीसी का डॉक्यूमेंट है, कि ये 4 स्किल्स अगर एएफएम हो तो कैसे इस्तेमाल करनी है, एटीएक्स का पेपर दे रहे हो तो कैसे इस्तेमाल करनी है, ट्रिपल ए दे रहे हो तो कैसे इस्तेमाल करनी है, एपीएम दे रहे हो तो कैसे इस्तेमाल करनी है। हर अपने सब्जेक्ट की नोयत के लिहाज से इन 4 स्किल्स को बयान किया हुआ है। लेकिन अभी जो है वो इस फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट क्लास में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको मैं फिलहाल ये चीजें बता दूं कि क्या चीजें। देखिए बेटा 20 जो है ना वो आपके पास क्या है, इसमें प्रोफेशनल स्किल्स हैं, 80 आपके पास टेक्निकल नॉलेज के हैं, जिनमें से क्या है आपके पास कम्युनिकेशन, दूसरा है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, फिर है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, ये तो ऑडिटर के खून में होना चाहिए, डबल ए से, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं तो कमर्शियल एक्यूमेन भी है। ये 4 स्किल्स जो है ये आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब एक काम ये करते हैं, मैं आपको राइट नाउ तो नहीं, बस ये 4 स्किल्स हैं। अभी मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे जो है इसमें आपके पास ये चीजें नजर आ जाएंगी, यहां पर मैं आपको उसमें डिटेल में डिस्कस करता हूं कि ये 4 स्किल्स बेसिकली है क्या चीज। तो फिलहाल जो है आप इस चीज के ऊपर आ जाए कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एग्जाम में मैंने आपको सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या बता दी है, डबल ए और एसबीआर को जब आप मिलाओगे, एक डबल ए एक एसबीआर, इसको मिलाओ और ट्रिपल ए का थोड़ा और मसाला ऐड करो, तो फिर आपके पास ट्रिपल ए का पेपर जो है ना वो क्रिएट होता है। 20 प्रोफेशनल मार्क्स हो गए और आपके पास 80 टेक्निकल मार्क्स हो गए, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, ये है बेटा आपका ट्रिपल ए का सिलेबस, जिसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास ये पेपर पैटर्न भी है, उसके ऊपर भी आते हैं। सबसे पहले ट्रिपल ए का सिलेबस ये चेक कीजिएगा, ट्रिपल ए का आपके पास क्या है सिलेबस। अच्छा एक बार जरा चले ठीक है छोड़े, ट्रिपल ए का सिलेबस देखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये चैप्टर्स नहीं है, ये सेक्शंस हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आपके पास चैप्टर्स नहीं है बेटा, ये 9 आपके पास सेक्शंस हैं, सेक्शंस। इसके अंदर आपके पास मजीद अलग अलग जो है ना वो आपके पास क्या होंगे बेटा, इसमें आपके पास इसमें टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, जो भी है मैं आपको भी इसमें साथ साथ जो है ना वो बताते जाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, जस्ट अ मिनट, चले जी बेटा अब हम इसको करते हैं अपने ऊपर, यहाँ पे डिस्कशन इसमें कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अच्छा इसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। सेकंड है आपके पास प्रोफेशनल एंड एथिकल कंसिडरेशन, जो एथिक्स आप लोगों ने F8AA में पढ़ा था, आप इसको बस इसको वैसे ही समझ लीजिए कि ये क्या चीज है। तीसरा है क्वालिटी मैनेजमेंट, है क्या डिटेल में अभी हम बात कर रहे हैं, अगले अगले जो है ना पेज के ऊपर ये सारी चीजें डिटेल में। फिर है प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया में से आप ये समझ लें, अगर मैं आपसे कहूं कि 20 10 30 35 नंबर यहां से एग्जामिन होता है, 30 35 नंबर यहां से एग्जामिन होता है, और होता है। डबल ए की तरह ट्रिपल ए के पेपर में भी बहुत सारे एरियाज जो है वो आपके पास डेफिनेट है, पहले से डिफाइंड है। पहले से डिफाइंड का मतलब ये है कि आपको पेपर पैटर्न में पता होगा कि यार ये 40 50 नंबर का जो सवाल है वो इस तरह एज इट इज आता ही आता है। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम देयर, ताकि आप अपने 40 50 नंबर तो इजीली सिक्योर करें। आ रही बात समझ में? अच्छा एनीवेज, ये हम ट्रिपल ए के सिलेबस पे आते हैं। देखो फिर है कंप्लीशन एंड रिपोर्टिंग, कंप्लीशन में क्या आ जाएगा आपके पास, रिव्यू फेज आ जाएगी, और रिपोर्टिंग का मतलब होता है बेटा यहाँ पे आपके पास ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ऑडिट रिपोर्ट। फिर है अदर असाइनमेंट्स, ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ अगले डिटेल सिलेबस में।
फिर है आपके पास करंट इश्यूज, इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा। करंट इशू हर एक अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे लेट से फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में पेपर दे रहे हो, तो हो सकता है 20 नवंबर को आपको करंट इशू पता चल जाए। अब सपोज करें आप मार्च में पेपर दे रहे हो, तो हो सकता है आपको फरवरी की 15-20 तारीख को पता चल जाए कि कोई करंट इशू है। तो करंट इशू कोई ऐसा नहीं है, वो जब करंटली आता है तो फिर आपको समझ में आ जाता है। अब सपोज एक बच्चा जून में पेपर दे रहा है, तो हो सकता है उसको मई में पता चल जाए, तो इसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते। ये प्रोफेशनल स्किल्स है, जिसके आपके पास 20% मार्क्स होते हैं, ठीक है। और ये कुछ भी नहीं है, तो आपको एसीसी के हर पेपर में मिलेगा। बेसिकली इसमें वो एग्जाम विंडो है कि एग्जाम विंडो कैसे यूज करते हैं और ये तमाम चीजें। अच्छा बेटा, ये तो आपके पास हो गया सिलेबस हाईलाइट। अब मैं इस सिलेबस हाईलाइट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। देखो, ये रहा ना सेक्शन ए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। देखो सबसे पहला पॉइंट, और ये एक बात मैं आपको बड़े मजे की बताऊं, ये बच्चे ना इस चीज को इग्नोर कर देते, यार ये तो सिलेबस है कुछ नहीं। जबकि मैं कहता हूं कि एसीसी के हर पेपर से पहले आपको ये सिलेबस, आपका ऑब्जेक्टिव जरूर पता होना चाहिए कि आप है कौन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? आपको पता चलना चाहिए कि आप ये पेपर क्यों पढ़ रहे हो, आपको इस पेपर को पढ़ने पे क्या एप्लीकेशन होगी रियल लाइफ के अंदर। सही है। जैसे मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, आप F7 का पेपर क्यों पढ़ते हो और SBR क्यों पढ़ते हो? ताकि आप उस मुकाम पे पहुंच सके कि एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को रिपोर्ट करने के लिए प्रिपेयर कर सके। बारी बात समझ में? सर हारिस, हम यहाँ पर F8 और AAA का पेपर क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं कि इन लोगों ने अकाउंट सही बनाया है नहीं, ये हमारा चेक करने का ऑब्जेक्टिव है। तो अब खैर, अब आप लोग तो बहुत ये मेच्योर लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। अब जरा आते हैं बेटे AAA का सिलेबस, जो कि एक डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और हाँ, AAA को बहुत सारे बच्चे ना F8 एज्यूम करते हैं, जो कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही बोल रहे होते हैं, लेकिन बेटा AAA के अंदर बहुत सारी मजीद चीजें भी हैं जो कि अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस पढ़ेंगे, और सिलेबस के बाद मैं आपको ये एग्जाम फॉर्मेट जो है वो ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूंगा कि क्या चीज है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं AAA का डिटेल्ड सिलेबस। चले जी बेटा, ये जो अब डिटेल ऑडिट आपके पास सिलेबस है, इसके ऊपर आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला है आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। AAA का पेपर को सबसे पहले समझ ले कि ये क्या चीज है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, देखें। अच्छा, इस एक बात मैं आपको बताऊं, AAA की खास बात क्या है, तकरीबन हर एरिया एग्जामिन होता है, तकरीबन हर एरिया एग्जामिन होता है। इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ऑडिट एंड एश्योरेंस के इंटरनेशनली रेगुलेशंस कैसे होती है? बेटा रेगुलेशंस का मतलब होता है कि ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर, आपके पास ऑडिटिंग प्रोफेशन के ऊपर रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है। यानी कि गवर्नमेंट की नजर होना बहुत जरूरी है, रेगुलेट होना बहुत जरूरी है कि क्या ये अपना काम सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा है आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज होती है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि बेटा ब्लैक मनी को कन्वर्ट करना है आपने किसमें? व्हाइट या लीगल मनी में। ठीक है। मैं आपको काले पैसे को सफेद पैसा करना भी सिखाऊंगा। इसलिए नहीं कि कल को आप करो और मेरा नाम रोशन करो। आपको बेटा क्या करना है, आप ऑडिटर हो, आपको देखना है कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही आपके पास। तो ये ट्रेडिशनल ऑडिटिंग से हट के एक नया टॉपिक है। आ रही बात समझ में? ट्रेडिशनल ऑडिटिंग से हट के एक अलग से टॉपिक है। फिर आपके पास लॉज एंड रेगुलेशंस। लॉज एंड रेगुलेशंस आर डिफरेंट थिंग्स, कि क्या ऑडिटर के ऊपर लॉज और रेगुलेशंस जो है ना वो आपके पास अप्लाई हो रहे होते हैं। सेकंड आ जाओ बेटा आपके पास प्रोफेशनल एथिक्स एंड एथिकल कंसिडरेशन। प्रोफेशनल एंड एथिकल कंसिडरेशन ये ऑलमोस्ट वही है जो आपके पास आपने कहा पढ़ा था F8 के अंदर। लेकिन वहां पे F8 से लेकर यहां पर एग्जामिन होने का जो तरीका है ना, एग्जामिन होने का तरीका, पेपर का जो स्टाइल है, पेपर का जो स्टाइल है एग्जामिन होने का तरीका, वो डिफरेंट है आपके पास। ठीक है ना? तो टॉपिक तो वही है, एग्जामिन होने का तरीका डिफरेंट है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, IESBA, इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। आपने पढ़ा होगा ACCA कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एथिक्स जो है वो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी प्रोफेशन। फिर क्या है बेटा आपके पास फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, ये आप लोगों ने F8 में पढ़ा था, जैसे फ्रॉड आइजा 240, यहाँ पर भी वही है। खैर एग्जामिन होने का तरीका डिफरेंट है। प्रोफेशनल लाइबिलिटी के, एक ऑडिटर के ऊपर लाइबिलिटी प्रोफेशनली क्या है, कानूनी तो सही है, प्रोफेशनली क्या आपके ऊपर लाइबिलिटी है। अब आ जाओ C, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट बेटा यहां पर मैं एक छोटी सी टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जो आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, मैं बोलने क्या जा रहा हूं ये जरा सुनिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट नहीं है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन बेटा आपके पास ये है कि क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन ट्रिपल ए पे आजकल के अटेम्प्ट जो आ रही हैं उसमें आना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ जाएगा। एनीवेज, क्वालिटी मैनेजमेंट फर्म वाइड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, गौर से सुनना। सपोज करो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बेटा अगर आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट अस से फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या वो प्रोडक्ट गलत बना सकती है? बिल्कुल गलत बना सकती है वो प्रोडक्ट, सही है? तो अब जैसे सपोज ये स्टाइलस पेन है, ठीक है, इसके अंदर भी तो कोई ना कोई क्वालिटी है ना। तो आपको पता है एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है जो कि ये चेक करता है कि प्रोडक्ट आपके मयार के हिसाब से बन रहा है, क्वालिटी के हिसाब से बन रहा है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्म में आ जाओ। फर्म के अंदर भी एक क्वालिटी, क्योंकि आप तो ऑडिटर हो, ऑडिटर का काम तो फर्म से रिलेटेड होता है, ऑडिट फर्म से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी एक क्वालिटी डिपार्टमेंट है जो ये चेक करता है कि ऑडिट करने वाले ने ऑडिट सही तरीके से किया या नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आप बच्चे इतना तो जानते हैं ना कि फर्म में पार्टनर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आप सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं वो सब अपने अपने ऑडिट पार्टनर है, ठीक है, और मैं हारिस हनीफ फर्म के अंदर, मैं हारिस हनीफ फर्म के अंदर कौन हूँ? एक क्वालिटी रिव्यूअर हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि ऑडिटर ने, नाउ द टाइम कम्स व्हेन ऑडिटर्स आर बीइंग ऑडिटेड। तो क्वालिटी मैनेजमेंट, अच्छा फिर अगेन इसमें दो चीजें, इसके अंदर दो चीजें, पहले क्वालिटी को मैनेज करना है और क्वालिटी को आपने रिव्यू भी करना है। क्वालिटी को मैनेज नहीं करना, मैनेज के साथ साथ क्या करना है? रिव्यू भी करना है। खैर वो मैनेजमेंट के अंदर ही रिव्यू आ जाता है। मैनेजमेंट क्या चीज होती है? इंतजाम करना। और तो जब कोई काम इंतजाम हो जाता है तो फिर उसके बाद उसका रिव्यू भी किया जाता है। तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या है कि क्वालिटी का रिव्यू, और बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर आगे बढ़ो, एडवर्टाइजमेंट, टेंडर एंड ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल वर्क। ये शायद आप बच्चों को F8 की याद आ रही होगी कि क्या ऑडिटर एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, टेंडरिंग प्रोसेस क्या है। जिन बच्चों ने पहले से मुझसे F8 पढ़ा था तो उनको इतना तो पता है कि भाई ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है। ऑब्टेनिंग प्रोफेशनल वर्क एंड फीस, कुछ याद करो, लो बॉलिंग, हाई फीस, लो फीस, ये इस तरह की चीजें, सब कुछ वही है। लेकिन F8 और ट्रिपल ए में एग्जामिनेबल स्टाइल इज डिफरेंट। प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट, ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है, सही है ना, वो सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया डी। अच्छा ये जो एरिया है ना डी, एरिया डी, इसको मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा ऑडिट यही है, क्योंकि देखो एक चीज तो आपको पता है कि ऑडिटर सबसे पहले प्लान करता है फिर कंडक्ट करता है ऑडिट। ऑडिट साइकिल याद है? वो भी आपको पता भी चल जाएगा। प्लान करता है और ऑडिट क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। तो हम ऑडिट को प्लान करते हैं और कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट में दो चीजें आ जाती है, टीओसी आ जाता है और सब्सटेंटिव आ जाता है, ठीक है। और ये प्लानिंग होती है, जैसे प्लानिंग फेज होता है, ठीक है ना। ये आपके पास प्लानिंग फेज है, मैं बल्कि पूरा लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या है जी? प्लानिंग फेज है, ठीक है। सो दैट्स अ पॉइंट। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, प्लानिंग, टीओसी, सब्सटेंटिव, ये तो F8 में भी इंपॉर्टेंट था और रहेगा, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है और रहेगा। अब यहाँ पर जरा सिलसिला चेक करें बेटा, क्या लिखा हुआ है इसमें? सिलसिला आपके पास ये लिखा हुआ है कि प्लानिंग, मटीरियलिटी, कुछ याद आ रहा है? मटीरियलिटी आप लोगों ने बचपन में F8 में पढ़ा था। प्लानिंग करता है ऑडिटर, मटीरियलिटी करता है असेसिंग द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क। सर ये तो वही है F8, फर्क क्या हुआ? अरे बहुत फर्क है। अभी जब इंशाल्लाह ताला आप अगली क्लासेस में जब इसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें और बाकियों में आपके पास फर्क क्या आता है, सही है ना। वो आपको ये पता चल जाएगा इसमें और उसमें आपके पास फर्क क्या है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट टॉपिक्स वही है, एग्जामिन होने का तरीका बहुत ज्यादा आपके पास जो है ना वो डिफरेंट नजर आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एविडेंस एंड टेस्टिंग कंसीडरेशन। ऑडिटर सबूत इकट्ठे करता है, और सबूत कैसे इकट्ठे करता है? ऑडिट को कंडक्ट करके। ऑडिट प्रोसीजर कायरो, जो आप लोगों को मैंने सिखाया था F8 में, ऑब्टेनिंग एविडेंसेस यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, जैसे कि एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि आपके पास इंटरनल ऑडिटर डिपार्टमेंट होता है ऑडिटर एक्सपर्ट को भी तो सहारा लेता है, बाहर से एक्सपर्ट बुला लिया, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होता है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की सर्विसेज यूज करता है। यानी कि आप बच्चे अपने आप को अज्यूम करोगे ऑडिटर, आप ऑडिटर और मैं मैनेजमेंट, ऐसी कहानी चल रही होती थी F8 में, आप ऑडिटर मैं मैनेजमेंट। तो आप मेरी कंपनी का ऑडिट करने के लिए डिफरेंट लोगों का भी सहारा लेते हो ना, जिसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट है, वगैरह वगैरह। ग्रुप ऑडिट, ग्रुप ऑडिट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने SBR लेवल पे एक टॉपिक पढ़ा था, कंसोलिडेशन, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, समझ रहे? ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर ऑडिटर क्या कर रहा है?
ग्रुप का ऑडिट कर रहा है, एक सिंगल कंपनी का ऑडिट नहीं कर रहा है। किसका कर रहा है बेटा? एक ग्रुप का ऑडिट कर रहा है। तो एक सिंगल कंपनी का ऑडिट भी होता है और एक पूरे के पूरे ग्रुप का भी होता है। आपको ट्रिपल ए लेवल पर दो अलग अलग किस्म की कंपनीज आ सकती है। नंबर वन, यू आर द ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड और यू आर द ऑडिटर ऑफ एबीसी ग्रुप। तो जब ग्रुप के ऊपर आती है तो फिर आपको कंसोलिडेशन ध्यान में होनी चाहिए। समटाइम्स स्टेप एक्विजिशन भी हो जाती है, समटाइम्स स्टेप आपके पास जो है वो सब्सिडी डिस्पोजल पे भी चला जाता है। जो भी ग्रुप की जो कंसोलिडेशन वगैरह की चीजें वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। आई बात समझ में? एनीवेज, तो ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड किस्म का पेपर है। फिर आगे बढ़ो, ये क्या लिखा है? कंप्लीशन रिव्यू एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग से मतलब क्या होता है बेटा? जैसे ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न। सर ये तो वही है जो डबल ए में पढ़ा था। अरे डबल ए और ट्रिपल ए में एग्जामिनेबल कंटेंट तो वही है, लेकिन एग्जामिनेशन का स्टाइल डिफरेंट है। दूसरा क्या लिखा है? कंप्लीशन एंड फाइनल रिव्यू। ठीक है, फाइनल रिव्यू में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है और वो कहलाते हैं उसको एनालिटिकल प्रोसीजर। उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है ना, फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर जिसको कहा जाता है। फिर क्या है? ऑडिटर रिपोर्ट, वही आईजा 700 की पूरी जो सीरीज होती है, क्वालिफाई, अनक्वालिफाई, आपके पास एडवर्स, डिस्क्लेमर, ओपिनियन, अनमॉडिफाई वगैरह। फिर क्या है? रिपोर्ट्स टू दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। एक बात तो आपको पता है कि जो ऑडिटर है बेटा, जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट करता है। क्या करता है? रिपोर्ट। एक तो करता है शेयर होल्डर्स को, जिसको आप कहते हो ऑडिट रिपोर्ट। क्या कहते हो बेटा? ऑडिट रिपोर्ट। और आपको डबल ए से एक चीज याद होनी चाहिए कि ऑडिटर एक और रिपोर्ट भी करता है, और वो करता है TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। इसके ऊपर बात हो रही है, ये रहा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है ना, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या चीज है? ये रहा TCWG। तो ऑडिटर इनको भी एक रिपोर्ट करता है, जिसमें याद करो वो क्या होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स में क्या डेफिशिएंसीज है और ऑडिटर की रिकमेंडेशन क्या है। इफ यू पीपल रिमेंबर कि ऑडिटर फ्रॉम योर एफर्ट स्टडीज, कि ऑडिटर सबसे पहले जो है वो TOC करता है। TOC करने के बाद कंट्रोल्स में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करता है, मैनेजमेंट को दे देता है, भाई ये तुम्हारे कंट्रोल में डेफिशिएंसी है, इसको इम्प्रोवाइज कर लो। याद आ रही है चीजें? ठीक है ना, लाइक मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ। और जिसका आप कहते थे मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ वीकनेस, या लेटर ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, पूरा लिख देता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। काफी टाइम के बाद ऑडिट पढ़ रहे होंगे ना। लेटर ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, जिसमें आप लोग क्या बात बताते हैं? यस, TOC से रिलेटेड, जिसमें आप कंट्रोल की डेफिशिएंसी, और इस पे सवाल आता है ट्रिपल ए लेवल पे, डेफिशिएंसी और क्या बताते हो बेटा? रिकमेंडेशन। तो मतलब ये होता है कि आप एक ऑडिटर हो, आपने TOC कर लिया, अब आप मैनेजमेंट को क्या बताओगे? एनीवे सब केस स्टडी है। अच्छा एक बात जरा ध्यान में रखना, आपका पेपर 90 से 95% केस स्टडी है, नॉलेज बेस्ड एफिड की तरह नहीं है। बहुत कम है, बहुत कम है, ना होने के बराबर। पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके पास जो ऑलमोस्ट केस एप्लीकेशन के ऊपर है। यस, अब आगे प्रोसीड करते हैं। अदर असाइनमेंट्स, बेटा ये जरा सुनिएगा, अदर असाइनमेंट्स क्या है? अदर असाइनमेंट्स आपके पास है, इसको मैं यूं बोलूंगा, ये है अदर देन ऑडिट। अदर देन ऑडिट, इसका ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अदर असाइनमेंट्स में होता क्या है कि जो आपकी फर्म है, बल्कि मैं यहाँ पे एरो मार के लिखता हूं कि जो आपकी फर्म है, फर्म इज डूइंग, फर्म इज डूइंग द वर्क अदर देन ऑडिट। ठीक है, अदर देन ऑडिट। ठीक है, अदर देन ऑडिट जरा आप कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी बताता हूं, बल्कि छोड़ें, हम इसके ऊपर ही आ जाते हैं, छोड़ते छोड़ते। पहले आते हैं ऑडिट रिलेटेड एंड एश्योरेंस सर्विसेज। ऑडिट रिलेटेड, ऑडिट नहीं है, ऑडिट से रिलेटेड अदर सर्विसेज है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, एक होती है ना रिव्यू एंगेजमेंट, याद करो F8। एक होता है ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस, एक होती है आपके पास रिव्यू एंगेजमेंट, जिसमें ऑडिट से मिलता जुलता काम होता है लेकिन वो ऑडिट नहीं होता। ठीक है ना, लिमिटेड एश्योरेंस दी जाती है। स्पेसिफिक असाइनमेंट्स, ये जरा पॉइंट बेटा ये जरा सुनिएगा, स्पेसिफिक असाइनमेंट्स क्या है? स्पेसिफिक असाइनमेंट का मतलब ये है, स्पेसिफिक असाइनमेंट का मतलब ये, इसके अंदर दो तीन अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि एग्जांपल, अच्छा बेटा ये जो स्पेसिफिक असाइनमेंट है, अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करने जाऊं, तो स्पेसिफिक असाइनमेंट में आपके पास अलग अलग चीज आ जाती है। जैसे एग्जांपल, यहां पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिखता हूं, ड्यू डिलीजेंस।
क्या है ड्यू डिलिजेंस? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक प्रैक्टिशनर है, एक ऑडिटर है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कि जब, जैसे सपोज मैं हारिस हनीफ पेरेंट कंपनी, मैं एक सब्सिडरी को परचेस करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है, हारिस हनीफ लिमिटेड एक सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा भाई, अब जब मैं सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए जाऊंगा तो मैं ऐसे ही नहीं ले लूंगा, हाँ भाई सब्सिडरी एक्वायर कर ली। यार किसी भी सब्सिडरी को एक्वायर करने के लिए 36 फैक्टर्स, आपको कितने फैक्टर देखने पड़ जाएंगे? उसके एसेट्स क्या है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, उसके अपने इंप्लॉइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, टैक्सेशन मसले क्या है। तो आप क्या करोगे, एक मैं हारिस हनीफ लिमिटेड, मुझे ये इस एक्टिविटी को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। एक्विजिशन और मर्जर्स के जो रिव्यू होता है उसको कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपॉइंट करूंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई फर्म, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ना फर्म हो पीडब्ल्यूसी, तो मैंने अपॉइंट किया। मैंने आपको किस लिए अपॉइंट किया? मैंने आपको इसलिए नहीं अपॉइंट किया कि ऑडिट करवाने के लिए। मैंने बोला यार मैंने एक कंपनी परचेस करनी है, फर्म हो तुम, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है, चेक करके बताओ कि क्या मुझे ये कंपनी परचेस करनी है या नहीं। तो एक्विजिशन और मर्जर्स की जो चीजें वो आपके पास क्या कहलाएंगे? ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस तो आपके पास ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और भी चीज होती है जिसको हम कहते हैं फोरेंसिक ऑडिट। अच्छा बेटा, व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? तो ड्यू डिलिजेंस आपको समझ में आया, एक्विजिशन और मर्जर्स का जो रिव्यू कहलाता है वो ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। आगे बढ़े, व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? एक एक्सटर्नल ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना नहीं, ये बात आपको पता है। लेकिन अब सपोज करो हुआ क्या, मेरी कंपनी में फ्रॉड हो गया, मेरी कंपनी में क्या हो गया बेटा? फ्रॉड हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रही यार मेरी कंपनी में फ्रॉड किसने किया है। तो मैं, अब फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, तो मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको बोला पीडब्ल्यूसी मेरी कंपनी में फ्रॉड हुआ है, आके जरा चेक करो। तो अब जो आप काम कर रहे हो, आप फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए आ रहे हो, फॉरेंसिक ऑडिट कहलाएगा। अच्छा, आपके पास एक और भी चीज होती है, पीएफआई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन पीएफआई। अच्छा, व्हाट इज पीएफआई? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हैं, हिस्टोरिकल नहीं है। जो आप ऑडिट करते हो ना वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। ये पता है क्या है? ये है कि एक कंपनी ने फ्यूचर की इनकम स्टेटमेंट बनाई है, फ्यूचर की कैश फ्लो बनाई है, कोई एनपीवी बनाई है, बैंक से लोन लेने के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, कुछ भी। आपको ये चेक करना है कि ये प्रोस्पेक्टिवली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है या नहीं बनी है। तो ये एक्सटर्नल ऑडिट नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, फोरकास्टिंग जिसको आप कह सकते हो, सही है ना। अब आगे देखो, ऑडिट ऑफ सोशल इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। एसबीआर में आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा। ऑडिट ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स इन द पब्लिक सेक्टर। जो आपके पास पब्लिक सेक्टर्स है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परफॉर्मेंस को आपने मॉनिटरिंग करनी है। रिपोर्टिंग ऑन अदर असाइनमेंट्स, अदर असाइनमेंट्स पर रिपोर्टिंग, यानी कि ये जो आपके पास ये रिपोर्टिंग उस पर तैयार करनी है। नो कमेंट्स ऑन दिस, प्रोफेशनल इश्यूज, सॉरी करंट इश्यूज एंड डेवलपमेंट्स। कुछ भी टॉपिक आ सकता है, बिफोर द एग्जाम्स आपको देखना होगा। बिफोर योर एग्जाम आपने इस चीज को देखना है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। एम्प्लॉयबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, बेटा ये कुछ भी नहीं है, बस ये टेक्नोलॉजी है कि आपके पास एग्जाम विंडो कैसे यूज करनी है। अब इसके ऊपर आ जाए, जो मैंने आपसे कहा था मैं डिस्कस करूंगा, और वो मैं अभी करने लगा हूँ। इसके आपके पास पेपर में कितने मार्क्स है बेटा? 20% है इसमें, ठीक है, 20% है आपके पास एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। ये आपके पास सवालात के अंदर साथ साथ इंबेडेड होते हैं, यानी कि अगर एक रिक्वायरमेंट मिसाल के तौर पे 6 नंबर की है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये अज्यूम कर लें कि 4 से 4.5 नंबर उसमें टेक्निकल के होंगे, और 1.5 से जो 2 नंबर है वो आपके पास ये प्रोफेशनल नंबर होंगे। समझ रहे बात? तो ये इसके अंदर बिल्ट इन होता है। आप एक काम करते हैं, मैं इन चारों स्किल्स को डिटेल में नहीं, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने के लिए अलग लेक्चर होगा इसका, जिसमें बाकायदा एसीसी का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है इन स्किल्स को अलग अलग पेपर्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिटेल में। अभी एक हल्का फुल्का सा ग्लिम्स है, क्योंकि ये पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। अब ये क्या है बेटा? कम्युनिकेशन। ट्रिपल ए लेवल के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब ये पेपर में, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि किसी ने आपको एक ईमेल भेजी है,
आप उस ईमेल का रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मिसाल टू ऑडिट मैनेजर, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, तो पूरा का पूरा जो एक लेआउट होता है ना, वो आपके पास कहलाता है कम्युनिकेशन। यानी कि कम्युनिकेशन में इसमें आपने ईमेल पर एक रिप्लाई करना है, तो उस रिप्लाई का फॉर्मेट, ये है कम्युनिकेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। अच्छा, इस एक और काम की बात, इन तमाम स्किल्स को कौन कौन से टॉपिक में कैसे यूज करेंगे, ये उस डॉक्यूमेंट में है। जैसे मिसाल के तौर पे एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, जैसे कमर्शियल एक्यूमेन सिर्फ 2 टॉपिक पे इस्तेमाल होगा, ड्यू डिलिजेंस और बिजनेस रिस्क में। समझ रहे बात? तो हर एक तरह की चीजें आपके पास कौन कौन से सवालात में कैसे एग्जामिन होती है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सबसे पहले समझे एनालिसिस और इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा। बेटा, इस एनालिसिस और इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? इस एनालिसिस और इवैल्यूएशन का मतलब ये कि आपके सामने एक केस आया है, चाहे वो अकाउंटिंग का आया है, चाहे वो ऑडिट का आया है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं आपको मिसाल के तौर पर जरा गौर से सुनिएगा। सपोज करें आपको मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया, मैंने कहा भाई सपोज करो यार ये एक डॉक्यूमेंट है, एक मेरे पास स्लिप पड़ी है, मेरे यार आपके पास डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल, इसमें अकाउंटिंग इश्यूज है, और मैंने कहा बात सुनो, आप ऑडिटर हो, ऑडिटर भाई चेक करो तो अकाउंटिंग सही हुई है या नहीं हुई है। तो ऑडिटर उसको पहले एनालाइज करेगा और इवेल्युएट करेगा। अगर मैं आपके सामने ऑडिटिंग का कोई केस लेके आ जाऊं, यार ये देखो ये फला बंदे ने ऑडिट किया, सही किया या नहीं, तो एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, यानी कि आपने गौर और फिक्र करनी है और इवैल्यूएट करना है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है होना क्या चाहिए और हुआ क्या। खैर, ड्राफ्टिंग स्टाइल तो आपको मैं ऐसा ऐसा बताता जाऊंगा, होना क्या चाहिए और हुआ क्या, और जो हुआ है उसका इंपैक्ट क्या आएगा। खैर एनीवेज, कोई ड्राफ्टिंग स्टाइल कुछ नहीं लिखना, फिलहाल समझने के ऊपर फोकस करना है। फिर आ जाओ बेटा, आपके पास है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट। बेटा मैंने क्या बोला, ये तो आप एक्सटर्नल ऑडिटर के खून में होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म एंड जजमेंट। ठीक है ना। स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है, होशियारी, चालाकी। जजमेंट का मतलब क्या होता है कि ऑडिटर उसको देख के अपनी अक्ल इस्तेमाल करे। फिर उसके बाद बेटा क्या है, कमर्शियल एक्यूमेन। कमर्शियल एक्यूमेन का मतलब होता है बिजनेसमैन की तरह सोचना, कारोबारी सोच। आपके पास 100 रुपए पड़े हुए हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा इन्वेस्ट करो, तो आप कारोबारी सोच रखोगे, यार ये इन्वेस्ट करूंगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, ये वो। तो ये पूरी की पूरी कारोबारी सोच है, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल एक्यूमेन। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। अब सर बिजनेसमैन की तरह सोचने के लिए ऑडिटर को क्या जरूरत है, बिल्कुल है। छोटी सी मिसाल, ये ड्यू डिलिजेंस, मैं हारिस हनीफ एबीसी लिमिटेड को एक्वायर करने जा रहा हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा खरीदू नहीं खरीदू, पैसे जेब में पड़े, तुमको बुलाया पीडब्ल्यूसी, मेरी मदद कर, खरीदू या नहीं। तो आप अब कारोबारी हैसियत से सोचोगे कि हारिस हनीफ की हेल्प करनी है कि वो बिजनेस खरीदे, एक्वायर करे या ना खरीदे। तो जो माइंड सेट होगा ना, वो कारोबारी नोयत का होगा। आई बात समझ में? तो ट्रिपल ए में हर किस्म के क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करने के लिए आपको एक स्किल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई बात समझ में? सो दैट्स अ थिंग। और एक और बात मैं आपको बता दूं, स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, ये अलग अलग चीज है। ठीक है, खैर जब जब स्किल्स का जिक्र आएगा, इसकी तो इंशाल्लाह एक सेपरेट जो है ना, वो आपके पास लेक्चर भी इसमें होगा। आगे बढ़े, अब आ जाते बेटा एग्जाम फॉर्मेट। 2 सेक्शन है। सेक्शन ए, आ केस स्टडी, प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट। प्लानिंग स्टेज ऑफ द ऑडिट, 50 नंबर की एक केस स्टडी, 50 नंबर, जिसमें से 40 टेक्निकल है और 10 प्रोफेशनल है। इसको जरा बहुत ज्यादा नोटिस कीजिएगा बेटा, यानी कि ये टोटल मिलाकर कितने नंबर है, 10 नंबर। ठीक है, जिसमें से इसके 4 नंबर है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ना, इसमें आपको मिल जाएंगे कितने बेटा, आपको इसके मिल जाएंगे प्लानिंग फेज में 4 नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, कम्युनिकेशन वाले में 10 नंबर में से आपको मिल जाएंगे इसमें 4 नंबर। पीछे आपके पास कितने बचे, 6, वो 6 नंबर में ये होंगे। यानी कि सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जो फॉर्मेट लिखते हैं ना, उसके आपके पास 4 नंबर है, सोचे। और बड़े मजे की बात बच्चों, ये जो 4 नंबर है ना, ये आपके पास ये कम्युनिकेशन के, इसका एक ही फॉर्मेट है, एक ही दफा बताऊंगा, उसी को आपने फॉलो करना है। एक ही फॉर्मेट है, एक ही दफा बताऊंगा, उसमें आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर किसी को नोटिस करना है तो जरूर नोटिस कीजिएगा। 10 नंबर प्रोफेशनल के हैं, 50 में से 40 टेक्निकल है, और उस 10 में से भी आपके पास
4 नंबर किसके हैं बेटा आपके पास कम्युनिकेशन के, बाकी 6 नंबर आपके पास अदर स्किल्स है। ठीक है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो 2 2 2, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता इसके ऊपर, इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा कि पूछा क्या क्या। बस ये 6 नंबर इसके कलेक्टिवली ये बताया गया एसीसी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी। अच्छा एक बात जरा सुनिएगा, ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसके ऊपर मैं जरा स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ सेक्शन पहले वाले सवाल में है, दूसरे तीसरे सवाल में नहीं है, दूसरे और तीसरे सवाल में नहीं है। सेक्शन ए में 50 नंबर का एक सवाल है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन है 25 नंबर के एक, और उस 25 में से 20 टेक्निकल है, 5 प्रोफेशनल है। यानी कि इन सब के मिला के आपके पास कितने नंबर है बेटा, इन सब के मिला के आपके पास 5 मार्क्स है। कम्युनिकेशन, स्किल्स इसमें नहीं है, ये 3 ही है। ठीक है, ये इसमें आपके पास क्या बेटा, देयर आर 3 स्किल्स ऑफ दिस। तो ये है बेटा आपके पास, यानी कि 3 सवाल आएंगे। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला सवाल 50 नंबर का है, 40 टेक्निकल है, 10 प्रोफेशनल है। 10 प्रोफेशनल में से भी आपके पास ये एलोकेशन मार्क्स की मैंने आपको बता दी है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में, 2 कंपलसरी सवाल है 25-25 नंबर के, जिसमें से आपके पास 25 नंबर में से 20 टेक्निकल है और 5 आपके पास क्या है, प्रोफेशनल है। ये इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास ट्रिपल ए का सिलेबस और आपका एग्जाम फॉर्मेट। आपका एग्जाम फॉर्मेट जो है वो आपके पास क्या चीज है। ठीक है, चले जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं आपको कुछ और मजीद बेसिक्स बता देता हूं। ये आई होप सो आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बेटा, चले जी अब इसको अगली वीडियो में देखते हैं।